वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में चार प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में। और मैंने कहा था अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं को हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ लेंगे। तो ये मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। पहला देखिए जी, सबसे पहला नोट है बच्चों, एक वस्तु अंतिम वस्तु, एक वस्तु है जो वो अंतिम वस्तु भी हो सकती है या मध्यवर्ती वस्तु भी हो सकती है। ये अंतिम प्रयोगकर्ता पर निर्भर करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि अंतिम प्रयोगकर्ता कौन है वो। देखिए, यदि चीनी का क्रय उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, चीनी किसने खरीदी है? उपभोक्ता ने खरीदी है, तो इसे अंतिम वस्तु माना जाएगा। क्लियर? लेकिन ये मेंशन होगा, अगर कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ चीनी दे रखा है, तो आपको अंतिम वस्तु माननी है। ठीक है? यदि चीनी का क्रय हलवाई द्वारा, ये स्पेशली मेंशन होगा, ठीक है, या चाय वाले के द्वारा किया जाता है, तो ये मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी उस कंडीशन में, क्योंकि चीनी के मूल्य को वो चाय में ऐड करेगा या मिठाई में ऐड करेगा हलवाई वाला। ठीक है? तो इसे हम क्या कहेंगे? मध्यवर्ती वस्तु कहलाएंगे। क्लियर? आपको ये मेंशन होगा, अगर चीनी सिर्फ लिखा हुआ है तो इसे हम उपभोक्ता वस्तु ही मानेंगे, मध्यवर्ती वस्तु मानेंगे नहीं है। लेकिन अगर उसने लिखा है कि हलवाई द्वारा चीनी का क्रय, तो वो मध्यवर्ती वस्तु माना जाएगा। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट हमारा। नेक्स्ट देखिए, अंतिम वस्तुओं के दो प्रकार होते हैं। अंतिम वस्तु भी हम दो टाइप से पढ़ेंगे। सबसे पहले उपभोक्ता अंतिम वस्तुएं। अब उपभोक्ता अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं भाई? उपभोक्ता तो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं को खरीदते हैं, ये आप रिमेंबर रखना। ठीक है? ये वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता द्वारा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए खरीदी जाती हैं। ठीक है? जैसे फ्रिज खरीद लिया उपभोक्ता ने, शर्ट खरीद ली उपभोक्ता ने, मशीन खरीद ली उपभोक्ता ने, कूलर खरीद लिया उपभोक्ता ने, तो ये सारी वस्तुएं क्या कहलाएंगी? उपभोक्ता अंतिम वस्तुएं। एक होती है उत्पादक अंतिम वस्तुएं। भाई, उत्पादक भी खरीदता है अंतिम वस्तुओं को। ये वे वस्तुएं होती हैं जो उद्योग के द्वारा खरीदी जाती हैं। कोई भी इंडस्ट्री खरीद रही है, इसे उत्पादक खरीद रहा है, या कोई व्यक्ति खरीद रहा है, कोई भी व्यक्ति खरीद रहा है बच्चों, लेकिन वो उत्पादन के लिए खरीद रहा है। किसके लिए खरीद रहा है? उत्पादन के लिए खरीद रहा है। तो जैसे भवन, मशीन, अंतिम वस्तुओं का स्टॉक, दर्जी द्वारा सिलाई का क्रय, ये सारी क्या कहलाएंगी? अंतिम वस्तुएं। लेकिन ये उत्पादक अंतिम वस्तुएं, क्योंकि इनका प्रयोग उत्पादन के लिए किया जा रहा है। ठीक है? देखिए, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, सभी मशीनें जो होती हैं वो पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। ये नहीं कहते कि हमने जो मशीन खरीद ली सारी वो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। ये भी प्रयोगकर्ता पर निर्भर करता है। अगर कार उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाती है तो ये एक पूंजीगत वस्तु नहीं है। हमने जो खरीदी है वो पूंजीगत वस्तु नहीं कहलाएगी। ठीक है? लेकिन अगर पर्यटक द्वारा खरीदी गई है कार, क्योंकि मैंने बताया पूंजीगत वस्तुएं तो उत्पादन प्रक्रिया के लिए प्रयोग की जाती हैं, तो अगर पर्यटक द्वारा खरीदी जाती है कार, ठीक है, तो वो पूंजीगत वस्तुएं कहलाएंगी, क्योंकि वो उससे इनकम अर्न करेंगे। ठीक है? तो ये समझ में आया, एक एग्जांपल इसका भी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं निवेश के बारे में। देखिए, निवेश क्या होता है भाई? निवेश का एग्जांपल तो अभी मैं देता हूं, पहले डेफिनेशन बता देता हूं। निवेश, अगर कोई भी पैसा को खर्च करने से हमारी इनकम जनरेट होती है, बढ़ती है, तो उसे हम निवेश कहते हैं। ठीक है? पूंजी स्टॉक में वृद्धि निवेश कहलाती है। समझ में आया? मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकता था, लेकिन यही बहुत है। इसे ना पूंजी निर्माण भी कहते हैं। जो पूंजी का निर्माण करे, पूंजी को बढ़ाए, उसे हम निवेश कहते हैं। भाई, एक व्यक्ति के द्वारा भवन पर, शेयर्स पर, प्लांट पर, मशीनरी पर किए गए खर्च को भी निवेश कहते हैं। ठीक है? निवेश के दो घटक होते हैं। पहला घटक स्थिर निवेश होता है और दूसरा माल सूची निवेश। सबसे पहले हम स्थिर निवेश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगर हमारा स्थिर पूंजी का स्टॉक बढ़ जाए, भाई स्थिर पूंजी का स्टॉक अगर हमारा बढ़ जाए, उसमें वृद्धि पाई जाए, तो उसे स्थिर पूंजी का निवेश कहा जाएगा। इसे स्थिर पूंजी निर्माण भी कह सकते हो आप। अभी मैंने आपको बताया निवेश को हम क्या कहते हैं? पूंजी निर्माण। तो ये स्थिर पूंजी निर्माण कहलाएगा। अगर हम मशीनरी का निर्माण कर रहे हैं, प्लांट का निर्माण कर रहे हैं, भवन का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? स्थिर निवेश कहलाएंगे। माल सूची निवेश, माल सूची निवेश का मतलब इसे स्टॉक में परिवर्तन भी कहते हैं। भाई, उत्पादकों के पास, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पास तैयार वस्तुएं, लेकिन जो बिकी नहीं हैं। तैयार वस्तुएं तो हैं वो, लेकिन जो बिकी नहीं हैं।
अब अर्ध निर्मित वस्तुएं जो अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई, ठीक है, और कच्चे माल के स्टॉक को माल सूची निवेश कहते हैं। इसे माल सूची स्टॉक भी कह सकते हो आप, जिसे एक समय के निश्चित बिंदु पर मापा जाता है, ठीक है। भाई एक उत्पादक ने क्या करा, बहुत सारे फैन बनाए, ठीक है। अब उसमें से 10,000 फैन बनाए तो उसने उसके 8,000 फैन बिक गए और 2,000 बच गए, तो वो इस माल सूची निवेश कहलाएगा। अब उसमें से हमने ब्लेड्स बना रखे थे, हमारे 500 फैन के ब्लेड्स बच गए, अर्धनिर्मित स्टॉक कहलाएगा। और कच्चा माल, बहुत सारी वायर बच गई, बहुत सारा आयरन बच गया, तो वो कच्चा माल का स्टॉक कहलाएगा। इन सबको अगर आप जोड़ दोगे तो वो क्या कहलाएगा, माल सूची निवेश कहलाएगा, ठीक है। माल सूची निवेश को स्टॉक में परिवर्तन भी कहते हैं, और स्टॉक में परिवर्तन को आप अंतिम स्टॉक और माइनस प्रारंभिक स्टॉक से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सकल निवेश। सकल निवेश का मतलब ये होता है कि वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों तथा माल सूची स्टॉक को खरीदने पर किए गए व्यय को सकल निवेश कहते हैं, ठीक है। एक साल के अंदर हमने जितनी भी परिसंपत्तियां खरीदी हैं और स्टॉक खरीदा है कच्चे माल का या माल सूची निवेश जैसे भी हमने ऊपर बढ़ाया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सकल निवेश, जो साल के शुरू से ही हमने खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये आप फटाफट से कॉपी करिएगा, फिर इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शुद्ध निवेश। हेलो स्टूडेंट्स, कॉपी कर लिया वो आपने। देखिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं शुद्ध निवेश। अब शुद्ध निवेश क्या होता है, देखिए शुद्ध निवेश, भाई शुद्ध निवेश से अभिप्राय पूंजी स्टॉक में शुद्ध वृद्धि से है। पूंजी स्टॉक में अगर शुद्ध वृद्धि हो रही है तो वो हमारा शुद्ध निवेश कहलाता है, ठीक है। अब हम ऐसे ही दूसरी भी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, भाई अगर सकल निवेश में से आप मूल्यह्रास को घटा दो तो वो शुद्ध निवेश बचता है। तो मैंने लिख दिया सकल निवेश में से मूल्यह्रास के अंतर को हम क्या कहते हैं, शुद्ध निवेश कहते हैं। क्लियर हो गया शुद्ध निवेश भी। अभी मैंने सकल निवेश बताया था आपको, अब ये शुद्ध निवेश था। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या होता है, भाई अगर हम स्थिर परिसंपत्तियों का निरंतर प्रयोग करेंगे तो उनके मूल्य में गिरावट पाई जाएगी, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। भाई आप ना मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, कंटिन्यूस यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपका टेम्पर्ड ग्लास खराब हो जाता है, कभी जैक खराब हो जाता है, कभी माइक खराब हो जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, मूल्यह्रास। ऐसी वॉशिंग मशीन है घर पर, ऐसे ही फ्रिज भी है और ऐसे ही एसी भी है। एसी में ज़्यादातर देखने को आपको मिलता होगा, है ना, कि हर साल उसमें क्या हो जाती है, गैस खत्म हो जाती है, तो वो क्या कहलाएगा, मूल्यह्रास कहलाएगा, ठीक है। और उसकी हानि जो पाई जा रही है, भाई आपने जितने का एसी खरीदा है, अगर 26,000 का आपने एसी खरीदा है, तो क्या उसकी वैल्यू नेक्स्ट ईयर भी उतनी रहेगी, नहीं रहेगी। तो उसकी वैल्यू में जो गिरावट पाई गई तो उसे हम क्या कहेंगे, मूल्यह्रास कहेंगे, ठीक है। मूल्यह्रास के भाई 3 प्रकार होते हैं बच्चों। सामान्य टूट-फूट में माना जाता है अगर हम कॉन्टिन्यूस यूज कर रहे हैं, भाई अगर हम वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, उसका प्लग खराब हो गया, छोटा सा एक वो जिससे हम मशीन को घुमाते थे ऊपर, वो प्लग्स वो होता है उसका, ठीक है, वो खराब हो गया, तो उसे हम सामान्य टूट-फूट में कहेंगे। आकस्मिक हानि, जब हम कंटिन्यूस यूज करते चले जाते हैं तो उसमें हमें पता है मशीन अगर हम कंटिन्यूस यूज करेंगे तो उसकी मोटर खराब हो जाएगी, आकस्मिक हानि कहलाएगी। प्रत्याशित अप्रचलन, अब भाई हम जानते हैं कि जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फिर अब क्या आ गया, कलर टीवी की डिमांड हो गई, फिर उसके बाद क्या हो गई, एलईडी आ गई। अब ये तो ये क्या है, अप्रचलन कहलाता है। प्रत्याशित जिसके बारे में हम जानते हैं, वो मांग में परिवर्तन के कारण होती है और तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है, उसे प्रत्याशित प्रचलन कहते हैं। एक होता है अप्रत्याशित अप्रचलन, अप्रत्याशित जिसके बारे में हम जानते नहीं है, भाई प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो पाई जाती है ना, जैसे भूकंप आ गया, मशीनरी खराब होगी, अप्रत्याशित अप्रचलन कहलाएगा वो, ठीक है। तो मूल्यह्रास को बच्चों स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं, ये भी याद रखना आप, मूल्यह्रास को स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा स्टॉक और फ्लो, यानी चर, स्टॉक चर और प्रवाह चर। स्टॉक चर और प्रवाह चर को समझने के लिए हमें बिल्कुल
इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा सिंस या फोर की तरह। जब हम छोटे थे इंग्लिश में सिखाया जाता था सिंस या फोर, तो उस टाइम पर काफ़ी कंफ्यूजन होती थी कि सिंस का यूज़ कहाँ होता है और फोर का यूज़ कहाँ होता है। भाई हमें ये बताया जाता था सिंस वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर तुम्हें एग्जैक्टली टाइम पता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो ये सिंस है, ठीक है। और हमारा देश पिछले 72 वर्षों से आज़ाद है तो ये क्या कहलाएगा, फोर कहलाएगा। यानी सिंस या फोर का यूज़ आपको इस तरीके से करना है। देखिए अब ऐसे ही स्टॉक और फ्लो का भी यूज़ करना है बच्चों। देखिए जब स्टॉक चर वह मात्रा होती है जिसे समय के निश्चित बिंदु पर आप ज्ञात कर लो ना, तो वो हमारा स्टॉक कहलाता है। भाई स्टॉक का एक समय काल नहीं होता। समय काल का मतलब इसे पर आवर, पर डे, पर वीक, पर एनम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं किया जाता, ठीक है। अगर स्टॉक जो होता है ना वो प्रवाह को प्रभावित करता है। अगर आपके पास पूंजी का अधिक स्टॉक है, ठीक है, तो आपकी आय भी क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। उदाहरण है, आपके पास जितनी भी संपत्ति है, ठीक है, आपके पास इतनी तारीख को इतनी संपत्ति थी, आपके पास उतनी पूंजी थी, बैंक में कितनी जमा थी, ठीक है, श्रम पूर्ति, 100 रुपये का नोट, ये हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, स्टॉक के। देखिए प्रवाहचर, भाई प्रवाहचर उस मात्रा को कहते हैं, प्रवाहचर वह मात्रा होती है हमारी जिसे समय के विशेष बिंदु पर ज्ञात किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, विशेष बिंदु पर ज्ञात किया जाता है इसे। प्रवाहचर का समय काल होता है जैसे कि प्रतिदिन, ठीक है, या पर वीक और या फिर पर एनम, पर मंथ के अकॉर्डिंग जिसे कैलकुलेट करा जाए तो वो क्या कहलाता है, हमारा प्रवाहचर कहलाता है। भाई प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है, अभी मैंने लिखा है स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है। भाई आपके पास अगर पैसे ज्यादा होंगे तो ज्यादा पैसे कमा सकते हो, तो ये बताता है। ऐसे ही आय भी तो है। भाई अगर आपके पास प्रवाह ज्यादा होगा, अगर आपकी आय अधिक होगी, है ना, तो आपका स्टॉक क्या होगा पूंजी का, वो भी अधिक होगा, ये भी प्रभावित करता है। ये दोनों पॉइंट लगते एक जैसे हैं लेकिन दोनों का अंतर है, दोनों में अंतर है। एक में आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पैसे कमाओगे, और दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हो तो आप स्टॉक भी ज़्यादा कर सकते हो, आप ज़्यादा संपत्तियों को खरीद सकते हो उस कंडीशन में, ठीक है। तो ये है हमारे प्रवाहचर, समझ में आ गया स्टॉक और प्रवाह। अब आते हैं उदाहरण इसके। देखिए प्रवाह के उदाहरण, जो भी आप खर्च करते हो, आप कमाते हो, वो प्रवाह है, और जो आप खर्च करते हो या निकालते हो, देखो बैंक में पैसे जमा है जो आपके, वो स्टॉक कहला रहे हैं, लेकिन आप उनमें से निकाल रहे हो तो वो प्रवाह कहलाते हैं। यही डिफरेंस है इसमें। और पूंजी निर्माण हमारा क्या है, प्रवाह है। ये एग्जाम्पल है। तो बच्चों आपको स्टॉक और प्रवाह में वर्गीकृत करना है इनको। ये 15 है आपके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी 14 है ये। अब इन 14 को आपको क्या करना है, वर्गीकृत करना है। किसमें, स्टॉक और प्रवाह में वर्गीकृत करना है। और ये वर्गीकृत करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछना है, मैं इसके आंसर आपको फिर बताऊंगा कि इसके क्या आंसर है, आपने सही करे हैं या गलत करे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करना इसे, और कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताना, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। थैंक यू।